नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना आ रहा है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को, वास्तव में पहली जो राशि है वो मेष ही है और उसमें जाना हमारे शास्त्रों के, हमारे जो सनातन धर्म है उसके अकॉर्डिंग नया साल की शुरुआत होती है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये अलग बात है कि आजकल हम लोग 31 को ही न्यू ईयर मनाते हैं, वो ज़्यादा फेमस हो गया। कुछ ना कुछ उन्होंने मेहनत की होगी, कुछ ना कुछ उनका श्रेय उनको भी देना पड़ेगा कि आजकल हम उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपना जो है अगर उसकी बात करें तो शायद कम ही लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। खैर, हमारा ये विषय नहीं है। हम आते हैं मीन राशि के जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा। अप्रैल का महीना क्या लेकर आएगा आपके लिए, जीवन के किस भाव में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, कुछ अगर रेमेडी हो सकती है वो प्रैक्टिकल रूप से क्या हो सकती है और पूजा मंत्र आदि के रूप में अगर कोई रेमेडी हो सकती है तो वो क्या हो सकती है, वो भी हम बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है लग्न और राशि दोनों के लिए ही है। कारण ये है कि लग्न और राशि दोनों का ही हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारे शास्त्रों में, चाहे वो पराशरा होरा शास्त्र हो, फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो, उसमें दोनों से ही चीज़ों की गणना दी गई है, दोनों से ही करनी चाहिए। राशि हमारे मन को, भाव को, इमोशन को, भावनाओं को, सुख दुख के आधार पर रिजल्ट को दिखाती है। लग्न बुद्धि के, इंटेलेक्ट के, ज्ञान के आधार पर रिजल्टों को दिखाता है। कई बार ये मैच करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो वो देखना पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, इस तरह से हमारे ग्रह गोचर हैं। ये प्रथम भाव है, इसमें 12वीं राशि है। 12वीं राशि कालपुरुष की कौन सी है? मीन है, इसलिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। कालपुरुष की कुल 12 राशियां हैं। पहली राशि मेष है, जिसको हम 1 नंबर से दिखाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव में है, ये द्वितीय भाव है। दूसरी राशि वृषभ है, जो कालपुरुष की दूसरी राशि है, पर आपके तृतीय भाव में। देखिए, पहला भाव, दूसरा, तृतीय, आपके तृतीय भाव में आ गई। और तीसरी राशि कालपुरुष की कौन सी है? 3 नंबर से दिखाते हैं, वो मिथुन है। मिथुन राशि आपके कौन से भाव में? चौथे भाव में, और वहां पर आपके मंगल बैठे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं आपके प्रथम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, करीब 15 तारीख तक। डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद ये जो है सूर्य, बुध और शुक्र द्वितीय भाव में आ जाएंगे। शुक्र थोड़ा सा 10 तारीख को आ जाएंगे आपके, बुध आपके 16 तारीख को, और सूर्य जो है वो 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि तृतीय भाव में मंगल और राहु का गोचर चल रहा है वृषभ राशि में। ये अंगारक योग है, पर मंगल यहाँ पर सिर्फ 13 तारीख तक है। 14 तारीख को वो भी मिथुन में आ जाएंगे। मतलब कि जैसे ही नई साल की शुरुआत होगी तो आपके मंगल आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में मिलेंगे। इसके बाद देखिए, पंचम, छठा, 7वां, 8वां भाव खाली हैं और नवम भाव में 8वीं राशि वृश्चिक है, जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। 10वें भाव में धनु राशि है, नवी कालपुरुष की राशि है, कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव में 10वीं राशि कालपुरुष की मकर है, जिसमें शनि गोचर कर रहे हैं आपके श्रवणा नक्षत्र में। और द्वादश भाव, लास्ट भाव कुंडली का, जिसमें 11वीं राशि कुंभ है और उसमें गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, भीष्म पितामह से जुड़े हुए नक्षत्र में। और श्रवणा जो है भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जिसमें कि शनि गोचर कर रहे हैं। तो हम रिजल्ट को देखें तो इस बात पे तो ध्यान जाता ही है कि देखिए, लग्न में 3 ग्रह हैं और उसके बाद द्वितीय भाव में 3 ग्रह हैं। अब लग्न और द्वितीय भाव एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं भाव है कुंडली का। लग्न जो है स्वयं का भाव है, आपका ओरा है, लग्न लेने वाला है। लग्न को ही सब मिलता है। संतान का सुख तो लग्न को, मतलब कि आपको, धन का सुख तो आपको, तो मेन जो करता है वो कुंडली का वो लग्न ही है। लग्न को सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना भी गया है। तो ऐसे में ध्यान देने बात है कि लग्न में 3 ग्रह लग्न को मजबूत बना रहे हैं। 15 तारीख तक वहां पर, करीब 14 तारीख तक देखिए वहां पर सूर्य हैं
14 को एक्चुअली वो द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो 13 तारीख तक मान के चलिए। शुक्र 10 तारीख तक हैं और बुध वहाँ पर 15 तारीख तक हैं। 16 तारीख को वो जो है वो द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो शुरुआत में महीने की आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, पदोन्नति हो सकती है, किसी कारण से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ ये सारे के सारे ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे तो प्रेम के लिए अच्छा है, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है, बिजनेस पर्पस के लिए अच्छा है, कोई दूर देश की यात्रा, कोई बड़ी ट्रैवल, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम वगैरह कुछ बढ़ सकता है, कहीं जाना आपको पड़ सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कारण क्या है कि लग्न में तो 3 ग्रह आए पर लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला गया है, जो कि गुरु है, जो धनिष्ठा नक्षत्र में है। अब लग्न का स्वामी जब भी 12वें भाव में जाता है तो थोड़ा सा, एक तो मेडिटेशन, योगा, समाधि, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस सब की तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। दूसरा, छुट्टियों पे व्यक्ति जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। 12वां भाव आत्मज्ञान का भी है और स्केप का भी है, चीज़ों को छोड़ देना, भाग जाना चीज़ों से। तो काम का मन ना करना, काम को पूरा ना करना, इस तरह का हो सकता है। एडिक्शन का भी है। अब वो एडिक्शन शराब, सिगरेट, चरस, गांजा का भी हो सकता है, स्त्री पुरुष, या योगा मेडिटेशन का भी हो सकता है। दोनों ही तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली में आपका नेचर कैसा है। देखिए, जो जीव है वो जन्म से ही अपनी प्रवृत्ति लेकर आता है, सत्व, रजस और तमस। अमूमन सत्व थोड़ा सा सुप्त होता है, रजस तमस डोमिनेट करते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको जिद करते हैं, वो सच्चे होते हैं मन के, पर अपने आँखों से अपने ओरिएंटेड होता है, ग्रोथ चाहते हैं, और ये सब धीरे धीरे सत्व डिपेंडेंट करता है कि आपकी जन्म कुंडली पर, आपके इन्वायरमेंट पर भी करता है, तो सत्व भी बढ़ता है। और व्यक्ति का जो वासनाएं होती हैं, वासनाएं का मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म है और सराउंडिंग जो मिलती है उसके थ्रू फिर उसका विकास होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो बढ़ता है इस तरफ या उस तरफ। कोई भी कुंडली एकदम फिक्स नहीं होती है, कुछ कुंडलियों को छोड़कर कि भाई ये तो मतलब व्यक्ति जो है वो बुरे ही रास्ते पर जाएगा, ये सिर्फ अच्छे ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है। इसलिए हम लोगों का जो क्रियामान कर्मा है कि अगर अच्छी बातें सुने व्यक्ति, अच्छी बातें देखे और उसकी सराउंडिंग अच्छी हो, तो एक बीच के से चार्ट से भी व्यक्ति बहुत ऊपर जा सकता है। तो यही इस पर भी अलाउ होता है कि गुरु का 12वें भाव में जो जाना है वो आपको योगा मेडिटेशन वगैरह में ले जा सकता है, बड़े लंबी यात्राएं करा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी आदि से लाभ भी करा सकता है। और अगर गुरु पर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दृष्टि नहीं है और ऐसे में अपने आप पर आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते हैं, तो आप हो सकता है काम को पूरा ना करें, हो सकता है आप थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा, खर्चा काफ़ी हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर खर्चा आ सकता है। देखिए, अगर यात्राएं होंगी, हॉलीडेज आदि पे जाएंगे तो खर्चा वैसे भी बनता है। यहाँ बैठकर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर आएगी, छठे भाव पर आएगी और अष्टम भाव पर आएगी। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि से घर, खेत, जमीन, भूमि आदि खरीदने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। और गुरु मंगल के नक्षत्र में भी हैं। मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव और नवम भाव के मालिक हैं, तो धन का आगमन होगा, खर्चा भी होगा, आगमन भी होगा। यात्राओं के बहुत ज़्यादा योग हैं, घर गाड़ी भूमि खरीदने का योग बनता है। गुरु की जो छठे भाव पर दृष्टि है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद के लिए आप अपने पैसे, धन आदि या फिर किसी तरह से अपने शरीर से भी किसी की सेवा कर सकते हैं। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि जो है आपको अकल्ट, ज्योतिष, समाधि, एस्ट्रोलॉजी इन सब के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगी। मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन क्या है, माया क्या है और वास्तविकता क्या है, आत्मन क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको आप जानने में आपको हेल्प भी होगी, आप उनको समझ भी पाएंगे। वहीं ये जो गुरु हैं, अगर आप इंडिया में नहीं है, बाहर हैं, तो अपने ही क्षेत्र में डीप चीज़ों को जानने में, गहराई से चीज़ों को समझने में, रिसर्च करने में, पीएचडी आदि करने में मदद करेगा। पर यही गुरु जो है आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि अचानक से लाभ भी करा सकता है और
कोई सडन चेंज लाइफ में ला सकता है, कोई सडन चेंज लाइफ में ला सकता है, कैरियर से रिलेटेड भी सडन चेंज आ सकते हैं, ट्रांसफर आदि भी हो सकता है। इस गुरु का थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट करने के लिए क्या करें? देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान है तो प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि ज्ञान से काम लें। ज्ञान से काम लेने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। कहीं आसपास, कहाँ आसपास? आपकी इंद्रियों में। मन से ही काम करते हैं ना सारे ग्रह। तो इंद्रियां क्या है आपकी? जीवा है। तो ज्ञान के वचन बोलें, ज्ञान के वचन बोलें। बोलने के लिए मतलब कहाँ से बोलेंगे? इनपुट होने के लिए, आउटपुट होने के लिए इनपुट भी जरूरी है। मतलब ज्ञान की बातें पढ़ें, ज्ञान की बातें देखें, ज्ञान की बातें सुने। वेद, पुराण, उपनिषद, इसके साथ उपनिषद में बहुत ज्ञान है। आजकल के जो थिंकर्स ऐसे जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट रखते हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स देते हैं, आपको गोल पे तरफ बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों को सीखें, देखें, सुने, तो उससे आपके अंदर प्रैक्टिकल रेमेडी हुई। ज्योतिष रेमेडी, केसर का तिलक लगाएं माथे पर, नाभि में, जीवा पर। गुरुओं की आदर करें, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें। देखिए, ईगो, हमारे यहाँ गुरु को बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों दी गई है? कहीं कहीं तो ईश्वर से भी बड़ा कह दिया है, क्योंकि ईश्वर साक्षात तो चल के नहीं आते, पर हम गुरुओं के थ्रू ही ज्ञान लेते हैं। माता गुरु हैं, पिता गुरु हैं, हर व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है, सीखने वाला। तो आप उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट उस ज्ञान के लिए करें, क्योंकि पूर्णतः संपूर्ण व्यक्ति जिसमें कोई कमी ना हो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ईगो है, और ईगो जो है वो ज्ञान और अज्ञान के बीच की वो दीवार है जिसको काटे बिना सच्चा ज्ञान मिलना मुश्किल है। और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो कि आप कह सकते हैं मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इस तरह का जो ज्ञान है, उसमें भी जब किसी चीज़ को आप समर्पण से, ध्यान से पढ़ते हैं तो ज़्यादा गहराई तक उसकी मन पे छाप रहती है, और उसको आप याद कर पाते हैं, उसको ज़्यादा जीवन में उतार पाते हैं। तो ज्ञान की आराधना कीजिए, ज्ञान का सम्मान कीजिए। मंदिर में बृहस्पतिवार को जा सकते हैं, पीले चीज़ों का दान आदि कर सकते हैं, केसर आदि का तिलक लगा सकते हैं। हल्दी का जो प्रयोग है वो नहाने से पहले पानी में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि का पाठ कर सकते हैं। वैसे भी गुरु आपके लग्नेश हैं तो आप नेचुरली बड़े टैलेंटेड होते हैं। इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी होती है, घूमना फिरना आपको पसंद होता है, आप इंट्यूटिव होते हैं, देने में आप कभी कंजूसी नहीं करते नॉर्मली। कभी कभी थोड़ा सा जलन आप में देखी गई है, तो उन चीज़ों से बचें। अपने से जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनसे जले नहीं, उनसे सीखें, आगे बढ़ें। अदरवाइज जो पाइसिस जो लग्न है वो तो बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद देखिए, गुरु के बाद हम लग्न पे आए। लग्न में हमने देखा कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो इन तीनों का थोड़ा अलग अलग रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, सूर्य यहाँ पर जो है आपके 13 तारीख तक हैं, तो सूर्य छठे भाव के स्वामी है, रोग ऋण शत्रु के स्वामी है, मस्तक पे आए हुए हैं। आप खुद ही झगड़ा कर सकते हैं, आप खुद ही लड़ाई कर सकते हैं, आप खुद ही थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉर्म में रह सकते हैं, और उस कारण आप थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं, खास करके अपने पति या पत्नी पर। ये ज़्यादा तब होगा जब आपकी कुंडली में भी ऐसे ग्रह हों, आपके लग्न पर भी मंगल, सूर्य आदि की दृष्टि हो, तब ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अन्यथा आप सिर्फ थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे। इसकी रेमेडी सूर्य नमस्कार है। सूर्य को जल दें, जल में थोड़ा सा कुमकुम या लाल पुष्प आप ले सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, या किसी भी भगवान सूर्य के मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध आपके चतुर्थ और सप्तम के मालिक हैं, और लग्न में आए हुए हैं। अच्छी बात है, 2 केंद्र का मालिक लग्न में आया है, पर यहाँ पर बुध एक बाधक है, उनको केंद्राधिपति दोष भी है। पर इन सबके बावजूद आपके घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने के योग बनाते हैं। किसी से मिलने के, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अच्छा ही आपका करने वाले हैं, रिश्ते आदि के लिए अच्छा है। अगर आपको तलाश है कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो बुध की अगर आपकी दशा महादशा है तो खास करके 16 तारीख तक ऐसा हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी से हो जाए। और अगर आपकी किसी से पहले से मुलाकात है, आप पहले से प्रेम बंधन में है, शादी के बंधन में है, तो अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो इस समय कोई बाई चांस आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो सुलझ सकती है। देखिए, कई बार हमारा बात ना करना, किसी चीज़ को ना बताना उस प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉल्व कैसे हो। अरे सॉल्व हो कैसे? आप तो शर्म की वजह से, या वो क्या सोचेगा, या वो क्या कहेगी, या वो क्या कहेगा,
कहीं मेरी बात नीची ना हो जाए, और इधर उधर की बातें, आप उस बात को पूरा समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, और वो हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा हो, वो भी पूरी बात नहीं कह पा रहा या नहीं समझा पा रहा। तो जब तक मिलकर आप बात नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो वो जो समस्या जो सिर्फ बात करने से, एक दूसरे को जानने से संभल सकती है, सुलझ सकती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपस के रिश्तों में ईगो को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। वैसे भी हर एक व्यक्ति कभी कहीं गलत होता है, कहीं सही होता है। अगर एक जगह आप गलत हैं तो इसका मतलब आप गलत नहीं हैं, एक जगह आप गलत हैं। आप किसी चीज़ को अपने से ही जोड़ लेते हैं कि जहाँ भी अगर आप कहीं गलत हो रहे हैं तो ये तो मेरा अपमान हो गया। भाई आपका सम्मान भी हो रहा है कहीं जगह, कहीं थोड़ा बहुत अपमान हो भी जाता। अपमान वो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलत होता ही है, हर कोई होता है, ये नेचुरल थिंग है। और अगर आप इसको मान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो रहा बुध का। और शुक्र के बारे में कहें तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो 10 तारीख तक आप कह सकते हैं कि आपको धन आदि का चांसेस है, लॉटरी आदि लगने का चांसेस है। अपने छोटे भाई बहन, आसपास के पड़ोसियों से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। और आपके इन लॉज से, औरतों से, फीमेल से, आर्ट, मीडिया, डिज़ाइनिंग, इस तरह का जो फील्ड है, शादी, मेकअप, ब्यूटी, फीमेल्स, इस तरह के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसको और बढ़ाने के लिए आप माता गाय की सेवा कर सकते हैं। स्त्रियों के प्रति सम्मान रखें, हमेशा ही रखना चाहिए। बच्चियों के प्रति प्रेम रखें, हमेशा ही रखना चाहिए। बच्चों के प्रति भी बहुत प्रेम रखें, क्योंकि गुरु, ये जो शुक्र हैं, वो स्त्रियों से तो जुड़े हुए हैं ही, वो बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। गुरु और शुक्र दोनों गुरुओं का संबंध बच्चों से है, क्योंकि जितना हम बच्चों से सीख सकते हैं ना, वो बड़ों से भी सीखना मुश्किल है। कारण क्या है, बच्चों में जो ब्यूटी दिखती है ना, जो नेचुरल चीज़ निकल के आती है, वो बाद में आदमी की जो नॉलेज है, जो कि आर्टिफिशियल है, उसको हम कुछ चीज़ें तो प्लस लाती हैं, पर बहुत सब चीज़ें हम खो देते हैं। जो उत्सुकता एक बच्चे में होती है, वो उससे सीखने के लिए बड़ा कह सकते हैं, अपने दिमाग को खाली कर कर मेडिटेशन में जाओगे, तब जाके वो बात आप जो समझ में आएगी, वो एक बच्चे को आप बहुत गहराई से अध्ययन करोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि वो कैसे खुश रहता है छोटी छोटी चीज़ों से ही। और वो चीज़ आपको सीखनी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे सीख गए तो आप बहुत लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, और किसी भी ऊंचाई नीचाई में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, और जो कि आपको कैरियर में मदद करेगी, बिजनेस में भी और सर्विस में भी। इसके बाद देखिए, हमने बुध की बात कर ली। अब यही तीनों ग्रह द्वितीय भाव में आएंगे। द्वितीय भाव में यहाँ पर तो आपके स्टेटस को बढ़ा सकते थे, प्रमोशन दिला सकते थे, आपके समाज में स्थिति को प्रभावित कर सकते। यहाँ आपके धन को प्रभावित करेंगे, इनकम को प्रभावित करेंगे, पैसे को प्रभावित करेंगे, रोकड़े को प्रभावित करेंगे, बैंक बैलेंस को प्रभावित करेंगे। कौन कैसा प्रभाव डालेगा? बुध अच्छा प्रभाव डालेंगे। धन जो है, देखिए, स्पाउस से धन आ सकता है बुध के मामले में, पार्टनर के थ्रू आ सकता है, पार्टनरशिप के, पति पत्नी के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सहयोग से धन आ सकता है, और जमीन से, घर से, माता से, मातृभूमि से, भाई बंधु से लाभ हो सकता है, उसके थ्रू धन की कमाई आदि हो सकती है। अगर इन चीज़ों से जुड़े हुए क्षेत्र में आप हैं तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स में हैं, मैनेजर में आप मैनेजर हैं, और या फिर आप किसी तरह का कम्युनिकेशन के काम में हैं, आप मैसेंजर हैं, आप डाक में काम करते हैं, आप जर्नलिज्म में काम करते हैं, आप न्यूज़पेपर में काम करते हैं, आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, इस तरह का फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, क्योंकि बुध की दिशा वही है जो कुबेर की है, तो ये आपके लिए धन के मामले में अच्छे रहेंगे। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र अष्टम के हैं, तृतीय भाव के स्वामी है, धन भाव में आ रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, इन लॉ से धन लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों से धन लाभ हो सकता है, आर्ट क्राफ्ट डांस म्यूजिक ड्रामा आदि से शुक्र आपको यहाँ पर लाभ करा सकते हैं। स्त्रियों से, फीमेल से, उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। अगर सूर्य की बात करें तो खर्चा बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और आपको हो सकता है अपने पिता पे खर्च करना पड़े, अपने बॉस पे कुछ खर्चना पड़े, उनको कोई गिफ्ट आदि देना पड़े, इस तरह की संभावना बिल्कुल रहेगी। पिता के साथ
बात करते वक्त थोड़ा सा सम्मान रखें। आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो थोड़ा सा हार्श हो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का हो, तो अपनी वाणी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखें अगर सूर्य की दशा महादशा है, या फिर आपकी कुंडली में भी द्वितीय भाव पर किसी शनि राहु इन सब की कोई दृष्टि आदि है तो। अदरवाइज बस आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा आप डोमिनेट फील करेंगे, इतना ही हो पाएगा। इसके बाद देखिए तृतीय भाव में मंगल और राहु हैं। राहु तो पूरे महीने यही रहेंगे, पर मंगल यहाँ पर सिर्फ 13 तारीख तक हैं। 14 तारीख को मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो 13 तारीख तक अंगारक रोग बना हुआ है। तृतीय भाव में छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर आ सकती है। पराक्रम बहुत रहेगा, एनर्जी बहुत रहेगी, यात्राएं होने की संभावना है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि माता से 12वां भाव है, उनकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है, यात्रा हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस यहाँ पर बनता है। पॉजिटिविटी की बात करें तो मंगल की यहाँ से दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि उनकी खुद की राशि, तो भाग्य से कुछ हो सकता है, लॉन्ग यात्रा हो सकती है, अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए अगर आप जाना चाहते थे तो उसके यहाँ पर थोड़े से योग बनते हैं। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, प्रमोशन आदि के लिए बढ़िया है। मंगल 13 तारीख के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद भी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता के साथ थोड़ा बहुत अनबन भी हो सकती है, या फिर आपको माता से, मातृभूमि आदि से दूर जाना पड़ सकता है। यहाँ पर मंगल घर गाड़ी भूमि वाहन का जो योग बन रहा है, जो गुरु की दृष्टि से बन रहा है, उसको और बढ़ा देते हैं। तो आप कह सकते हैं 13 तारीख के बाद घर भूमि वाहन भूमि खरीदने का जो योग है वो और भी ज़्यादा बनता दिखता है आपके लिए, खास करके अगर गुरु मंगल की आपकी दशा अंतर्दशा चल रही हो और गुरु मंगल आपकी कुंडली में अच्छे से अच्छे भावों में स्थित हो, उनके अंदर स्ट्रांग सील हो, बल हो, क्योंकि बल तो जरूरी है। निर्बल जो ग्रह है वो कहीं घूमता रहे, वो कुछ खास कर नहीं पाता। इसके अलावा मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर आएगी, दसम पर आएगी, और एक दृष्टि 8वीं दृष्टि उनकी एकादश पर आएगी। तो घर में थोड़ा सा यहाँ पर कलह आदि का वातावरण हो सकता है। किसी कारण से आपको या तो परिवार में रहने का समय ज़्यादा कम मिले, हो सकता है कार्य की तरफ या काम की वजह से बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या फिर घर में थोड़ा तू मैं हो जाए। प्रेमी प्रेमिका जो हैं उनके लिए भी थोड़ा सा समझदारी से काम लें, दूसरे को सम्मान दें। जिस तरह से खुद को सम्मान देते हैं उसी तरह से, जैसे अपनी गलतियां ऐसे ही भुला देते हैं, चुटकियों में कहते हैं ऐसा तो कुछ इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, उसी तरह से दूसरे की गलतियों को भी चुटकियों में भुलाना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। हल्का होकर ही व्यक्ति ऊपर जा सकता है, भारी लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। थोड़ा बहुत बढ़ेंगे तो फिर गिरना निश्चित है। तो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, अवेयर रहें। चीज़ों को भूलना जरूरी नहीं है। किसी मतलब अगर आप को लगता है कि कोई व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो जरूरी नहीं आप भूल जाएं, या उस चीज़ से जो सबक लिया है उसको लाइफ में ना लें, पर कंस्ट्रक्टिवली उसका यूज करें और क्षमा जरूर कर दें, क्योंकि दिल में भारी चीज़ें लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ से अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है, कुंडली में सप्तम पर अच्छे ग्रहों की दशा मतलब कह सकते हैं दृष्टि नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में विवाद आदि हो सकता है। मंगल के दिन मीठे का दान करें, मीठी रोटी चींटियों को खिला सकते हैं। वैसे भी हमें हर दिन ही आसपास वाले जो जीव जंतु हैं जो हमसे कमज़ोर हैं, चाहे वो कुत्ता है, गाय है, आपका पक्षी हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए। और बजरंगबली की पूजा अत्यंत लाभकारी है मंगल से रिलेटेड में। उनकी पूजा करना, सिंदूर जो उनके चरणों पे होता है उसको माथे पे लगाना, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाना, वो आप सब कर सकते हैं। इससे मंगल का ऑस्पिशियस रिजल्ट आपको मिलेगा, खास करके अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है तो। इसके बाद देखिए हम आते हैं राहु के ऊपर। राहु तो इसी तरह से चल रहे हैं बहुत दिनों से, और तृतीय भाव में राहु का गोचर अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। राहु जो है वो रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपके लिए पंचम भाव के हैं, तो शिक्षा एजुकेशन आदि के लिए आपका लाभ हो सकता है। कहीं दूर की यात्रा हो सकती है, आपके बच्चों से, शिक्षा से, या फिर कोई क्रिएटिव वर्क में आपको लाभ हो सकता है। तृतीय भाव के जो राहु हैं वो विदेश यात्रा आदि कराते हैं। थोड़ा सा बड़े भाइयों से, उनसे बड़े भाई या सीनियर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग राहु पैदा कर सकते हैं। अन्यथा जो तृतीय भाव के जो राहु हैं वो काफ़ी अच्छे माने गए हैं। इन लॉज के साथ उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। इन लॉज मतलब सास ससुर का थोड़ा सा ख्याल रखें। और
अदरवाइज राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल है। अगर किसी की राहु की महादशा है, अंतर्दशा है, राहु उतना सुफल नहीं दे रहे हैं, तो माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता को आप लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग का जोड़ा आदि चढ़ा सकते हैं। नवदुर्गे स्टार्ट होंगे, चैत्र के जो नवदुर्गे हैं वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सप्तमी या अष्टमी को उनकी विशेष पूजा कर सकते हैं। तो उसको अगर माता की इच्छा हुई तो अवश्य अवश्य लाभ होगा। इसके बाद देखिए, राहु की दृष्टि की अगर हम बात कर लेते हैं तो सप्तम भाव पर दृष्टि आ रही है, नवम पर आ रही है और एकादश। सप्तम पे जो दृष्टि है वो शादी विवाह में के लिए ठीक है, बुरी नहीं है। राहु शादी विवाह करा सकते हैं, उसके लिए अच्छी है, पर थोड़ा सा दूसरी कास्ट से थोड़ा सा दूर से रिश्ता है, किसी का दूसरी शादी हो तो उसमें ज़्यादा फेवर करते हैं। जिनकी शादी पहले से हो चुकी है, जो पहले से रिलेशन है, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं फालतू की बात में। जैसे धुआं है, राहु दिखता है पर छुओ तो कुछ है नहीं, ऐसी कोई बात जो वास्तव में है नहीं, पर ऐसा किसी से सुनकर या किसी तरह से आपको ऐसी कोई गलत फहमी हो सकती है जो, और उसके कारण कोई लड़ाई झगड़ा आपस में बना सकते हैं राहु, और वास्तव में कोई बात नहीं है। तो अगर एक दूसरे का ख्याल रखें, बात कर लेंगे तो कोई चीज़ वहाँ पर मिलेगी नहीं। इसका मतलब है कि अपने स्पाउस पर, अपने पति पत्नी पर शक ना करें, कोई बात है भी तो समझ के बैठ के प्यार से बात करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। केतु है नवम में, राहु की दृष्टि भी आ रही है, कुछ दिन के लिए मंगल भी हैं, तो माता पिता दोनों के लिए ही थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनके लिए थोड़ा सा समय टफ है। राहु की दसम जो नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पर है, तो बड़े भाई के साथ भी, एक तो शनि वहां पर है, ऊपर से आपके मंगल की भी दृष्टि आएगी, फिर राहु की भी आएगी। बड़े भाई, सीनियर्स, बड़ी बहन, आपके जो ग्रुप हैं, आपके जो पुराने दोस्त हैं, उनके साथ कोई दूरी बढ़ सकती है किसी कारणवश, तो उसका ध्यान रखें। इसके बाद हम केतु पर आए। अगर किसी की दशा महादशा केतु की चल रही है तो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरुओं के प्रति काफ़ी रुचि हो सकती है। व्यक्ति जानना चाहेगा कि मंत्र कैसे काम करते हैं। तो बता देना चाहता हूँ कि मंत्र एक प्रकार के कर्म, हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं। उनमें से मानसिक कर्म है जो हम सोचते हैं, एक फिजिकल कर्म है जो बॉडी से करते हैं, जो एक्शन करते हैं, एक है वाणी, इसको आत्मिक कर्म कहा गया है। आप कह सकते हैं कि स्वर ब्रह्म जो स्वर जो है वो ब्रह्म समान है, इसलिए जो स्वर हैं उनका बड़ा महत्व है, और उनको जब एक स्पेशल वाइब्रेशन जो वो पैदा करते हैं, वही मंत्र हैं जो एक एनर्जिक फील्ड अराउंड पैदा करते हैं। और उनको जब एक बार में ऐसा कुछ नहीं, पर बहुत बार सच्चे मन से, मन वचन कर्म से, और एक पवित्र व्यक्ति अगर उनका उच्चारण करता है तो उसका बड़ा दमदार इफेक्ट होता है। बाकी आप मंत्र शास्त्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो उसकी तरफ उसके प्रति ध्यान जा सकता है। पिता से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है, गुरु से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है अगर आपकी एज अभी कम है तो। अगर आपकी एज 44 या 48 साल से ज़्यादा है तो आध्यात्मिकता की तरफ आपको ज़्यादा ले जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। केतु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, तृतीय भाव पर रहेगी और पंचम पर रहेगी। केतु की दृष्टियों का उतना प्रभाव नहीं दिखता जितना राहु की दृष्टियों को दिखता है। शायद कारण यह है कि उसका सर नहीं होता, पर फिर भी आपका आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएगा, और आपके बच्चे वगैरह जो हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बहुत जा सकते हैं। इस तरह का असर आपको देखने में मिलेगा। इसके बाद अगर हम शनि महाराज पे आ जाएं तो शनि महाराज एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं। श्रवणा नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि आपकी कुंडली का पंचम भाव है, तो नक्षत्र में भी अच्छे ही हैं। और शनि यहाँ से शत्रु विनाश करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपके स्टेटस में वृद्धि करते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं। हालांकि धीरे धीरे मेहनत के बाद और सही रास्ते से धन को कमाने की कोशिश करें तभी, क्योंकि शनि कौन है? दंड नायक हैं। वो सही काम का ही सही रिजल्ट देना पसंद करते हैं। गलत काम करने पर वो दंड देने से भी उसको सही मानते हैं। एक्चुअली उनका कहना है कि वो दंड ही दया है, अगर वो नहीं दिया जाएगा तो आप तो रास्ते में ही सही रास्तों पे चलोगे नहीं, तो दंड भी जरूरी है, उनका ये मानना है। और किसी हद तक सही हो सकता है, कर्म का विधान है। कर्म के विधान में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको रिजल्ट मिलता है, और इसमें ईश्वर भी जल्दी से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मंत्र आपका जप तप ये सब करने के बाद भी
अगर आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से और वास्तव में करते हैं, ऐसा नहीं मंत्र वाले दिन ही करते हैं, मन वचन कर्म, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, उस समय और उसके बाद भी अगर आप अच्छी धार्मिक पथ पर चलते हैं तब ईश्वर से थोड़ी मदद होती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए ही रेमेडी करें। ये ना सोचें कि सिर्फ जल दिया सूर्य को और उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं। सूर्य को जल देने का मतलब है ज्ञान को जल देना, ईश्वर को जल देना, बुद्धि को जल देना, प्रकाश को जल देना, मतलब प्रकाश को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, उसको धारण करना, धर्म को धारण करना। तो जल देने का मतलब है आप उस समय के साथ साथ उस समय से ही हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड उसको धारण करने की कोशिश करें। जिस तरह सूर्य चमकता है, सबको प्रकाश देता है, उसी तरह आप भी पहले तो खुद ही चमके। जो खुद में ही जिसमें चमकना हो वो क्या चमकाएगा। सूर्य कभी प्रकाश के लिए नहीं जाते, उनसे तो प्रकाश निकलता है। तो ज्ञान आप भी सूर्य जैसा थोड़ा होने की कोशिश करें। तो उसकी रेमेडी को सिंबॉलिक ही ना लें, उसको जीवन में उतारें। तो देखिए सूर्य नमस्कार आपको कितना फायदा देता है। तो ये हमने शनि की बात कर रहे थे। शनि की दृष्टियों की बात करें तो कार्य बनेंगे आपके, थोड़ा रुक रुक के बनेंगे, पर बनेंगे क्योंकि 11वें भाव में है। एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। बच्चों से थोड़ी सी दूरी जरूर आ सकती है, या आप कह सकते हैं उनके साथ थोड़े से रूड ना हो। उनको अगर ज्ञान से समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे भी लाइफ में अच्छा करेंगे। और यहाँ से शनि की जो अष्टम भाव पर है तो इन लॉज, सास ससुर के साथ थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ सकता है। हालांकि ये आपको फॉरेन से लाभ करा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करा सकता है, खास करके कोई अचानक वाला जो लाभ होता है, इस तरह की कोई चीज़ जिससे कि अचानक लाभ हो, उस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो एक तरह से हमने सारा ये आपका सारे ग्रहों को देख लिया। देखिए गुरु जो है ना कुंभ में आ रहे हैं, यहाँ जो मेन इवेंट जो हुआ है इसके बारे में एक बात बता दूं मैं कि जब गुरु कुंभ में आते हैं तब कुंभ का मेला लगता है। 12 साल बाद घूम के कुंभ में आए हैं, रहेंगे। और कुंभ में गुरु स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुंभ राशि स्पिरिचुअलिटी की है एक्चुअली। कुंभ राशि में आपने देखा होगा वो घड़ा जो है ना वो देने की है, गिविंग। तो कुंभ राशि में गुरु हैं, वो भी 12वें भाव में है। तो जिनको आध्यात्मिकता, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या किसी के दूसरों को करने के लिए जिनका मन में वास्तव में ऐसी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, तो उनके लिए जो गुरु का ये गोचर उस रास्ते के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा दरवाज़ा, खिड़की, किवाड़, बहुत बड़ा रास्ता भी खोल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी राशि, आपका जो लग्न चक्र है उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है। आपके जीवन में कोई गुरु आ सकता है, ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। तो ये तो थे हमारे मीन के लिए इस महीने का राशिफल। अब हम बात कर लें, थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेंगे त्योहारों के बारे में। देखिए 7 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, 9 और 24 तारीख का प्रदोष पर्व है, जय भोलेनाथ, और 10 तारीख की शिवरात्रि है। 12 तारीख की आपकी अमावस्या है और उससे अगले दिन हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। 21 तारीख की रामनवमी है, 22 तारीख को जो है आपको लास्ट डे हो जाएगा हमारे नवरात्रि का। 23 तारीख की कमादा एकादशी, 27 तारीख की पूर्णिमा और हनुमान जयंती है, जय बजरंगबली। 30 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख को जो संक्रांति है, जो कि नए वर्ष की शुरुआत है वास्तव में, जब सूर्य काल पुरुष की पहली राशि मेष में प्रवेश करेंगे। देखिए कितना साइंटिफिक और खूबसूरत था हमारा नया साल बनाने का तरीका, पर फेमस नहीं हो पाया इतना जितना कि 31 कह सकते हैं कि दिसंबर जो हो गया। और अगर आप इसको बताएंगे तो थोड़ा सा लोग सोचेंगे कि क्या आप सेकुलर तो नहीं हो रहे, मतलब ऐसा तो नहीं आप सेकुलर नहीं रहे, आप थोड़ा सा अपने इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बातें कुछ अजीब सी हैं, पर मुझे लगता है कि ये सही तरीका है न्यू ईयर का, पर फिर भी इतना फेमस नहीं हो पाया। क्यों? सोचने की बात है। या तो हमने उसे इतना नहीं बढ़ाया, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही होगी, या फिर कोई और बात रही होगी। हो सकता है उन्होंने पराक्रम ज़्यादा किया हो, अपनी उतनी उसमें भी कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं, पर हमारे पास भी तो थे ना, और हैं भी, पर फिर भी वो वाली बातें ज़्यादा फेमस हो पाई।
कहीं ना कहीं हम में ही कमी शायद रही हो। खैर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर कोई सुझाव है तो वो दीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।